प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने कक्षा 10 विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर के आ चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर पेपर में लगातार पूछे गए हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक एमसीक्यू को देखते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड पेपर में 20 एमसीक्यू आने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। 20 के 20 एमसीक्यू आपके यहीं से फंसने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। देखिए भाई, प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी भी बन रहा है, सीधा भी बन रहा है और वस्तु से बड़ा भी बन रहा है। तो देखिए, अवतल दर्पण में केवल एक ही स्थिति में प्रतिबिंब आभासी बनता है, और वो स्थिति वो है जब हम वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, तभी हमारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा भी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है और ये वाला आपका सही हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। पहला है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, गलत। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, गलत। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ये वाला आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, इस प्रश्न को हमेशा याद रखना, ऑप्शन सी यानी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस हम उपयोग करेंगे। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। यानी एक गोलीय दर्पण है और एक गोलीय लेंस है और दोनों की फोकस दूरी निगेटिव है, -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण और लेंस संभवतः क्या होगा भाई। देखिए, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर गोली दर्पण और गोली लेंस दोनों क्या होंगे, दोनों अवतल होंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है। तो भाई वो कहलाता है दृष्टिपटल, या इसी को कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं, रेटिना। तो इसका नाम बदल के रेटिना दे दे तो आप रेटिना पर सही करेंगे। अगला है, लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो भाई जब शॉर्ट सर्किट होती है तो परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है। तो ऑप्शन सी पर आप टिक करेंगे, यानी अनंत रहता है। अब अगला है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो भाई विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जेनरेटर यानी जनित्र कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, एंटीमनी है, तो एंटीमनी एक उपधातु है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो भाई PbNO3 का होल ट्वाइस। तो PbNO3 का होल ट्वाइस यहाँ पर ऑप्शन बी पर है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, PbNO3 का होल ट्वाइस ही करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं। तो लेड नाइट्रेट का ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। प्लस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन आता है और एल्काइन आता है। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है, CnH2n। और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, ये होता है। ठीक, तो भाई देखो, यहाँ पर एल्केन जो होंगे वो तो होंगे नहीं, एल्काइन वो तो असंतृप्त होगा नहीं, क्योंकि एल्केन जो है वो संतृप्त के अंतर्गत आता है। तो CnH2n+2 यानी C2H6, ये तो आपका संतृप्त है, तो ये तो होगा नहीं। CnH2n में ये वाला एकदम फिट बैठता है। देखो, n की जगह पर 2 रखो तो H2n यानी इसमें डबल बॉन्ड है, 100% कन्फर्म है। जबकि इसके देखें तो ये भी एल्केन है, ये भी आपका संतृप्त है, मेथेन का सूत्र है। और यहाँ पर देखें तो CnH2n+2 का फार्मूला लगता है, यानी ये भी आपका संतृप्त है। तो ये वाला असंतृप्त है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो प्रोपेनॉल यानी एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो भाई एल्डिहाइड का CHO होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल।
ऑप्शन बी सही है। अगला है वृक्कों का कार्य क्या होता है, तो वृक्कों का काम होता है दोस्तों उत्सर्जन, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला है पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, यानी दिए गए पौधों में से कौन सा ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, तो भाई पुदीना, आलू, ये सब गलत है, आपका ब्रायोफिलम सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है, तो आनुवंशिक विज्ञान के जनक एच.के. मूलर, चार्ल्स डार्विन ये नहीं है भाई। चलते हैं अगले पेज पे, तो यहाँ पर देखें तो ग्रेगर, जॉन मेंडल और जे.डी. वाटसन, तो जॉन मेंडल यानी मेंडल जी आपका करेक्ट आंसर है। आनुवंशिकता के जनक इन्हीं को कहा जाता है। अगला है दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं किससे, तो दो डीएनए तंतु जो हैं ये आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए होते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो भाई मुकुलन द्वारा प्रजनन हाइड्रा और ईस्ट दोनों में होता है, तो हाइड्रा यहाँ पर है, ईस्ट नहीं है, तो हाइड्रा में हम टिक कर देंगे। अगला है मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, तो भाई मेंडल का प्रायोगिक पौधा था उद्यान मटर, तो ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो भाई शुक्रवाहिका ये पुरुष जनन तंत्र का भाग है, बाकी अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी ये सब मादा जनन तंत्र का भाग है, तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। ध्यान देना दोस्तों, अवतल दर्पण में हमें बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है, प्लस वास्तविक भी बनाना है। तो वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अगर हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो समान साइज का बनेगा, तो ये तो गलत हो गया, दर्पण के ध्रुव पर हम रख नहीं सकते उसको। ठीक है, केंद्र और फोकस के बीच या फिर ध्रुव और फोकस के बीच, तो ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं दोस्तों, तो प्रतिबिंब हमारा आभासी बनता है। क्या बनता है, आभासी बनता है और दर्पण के पीछे बनता है, जबकि प्रश्न में पूछा गया है वास्तविक बनाना है, तो भाई वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब हमारा तभी बनेगा जब हम केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखेंगे। केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और बड़ा भी बनेगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है, तो डायोप्टर होता है, सब लोग जानते होंगे, पर यहाँ पर डायोप्टर तो दिया नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं पर आप टिक कर देंगे। ठीक है, मीटर प्रति मीटर, मीटर प्रति सेकंड नहीं होगा, आपका डायोप्टर हो जाएगा। अगला है एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में विक्षेपण होता है, ये बात तो सही है। ठीक है, तो सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होता है, तो भाई सबसे अधिक होता है बैगनी, तो यहाँ पर बैगनी तो दिया नहीं है, लाल और पीला है, तो ये तो होंगे नहीं, ऑप्शन सी है हरा, ऑप्शन डी है बैगनी, तो बैगनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, यानी सूर्य हमें लाल लाल कब दिखाई देता है, तो भाई जब सूर्योदय होता है तब भी दिखाई देता है और जब सूर्य अस्त होता है तब भी दिखाई देता है, यानी सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आप लगा देंगे। अभी सूर्योदय के काफ़ी पहले नहीं, सूर्योदय के काफ़ी बाद भी नहीं, आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। अगला है किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता, तो भाई देखिए चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, इसके समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, चालक के आकार पर भी निर्भर करता है, जबकि चालक के पदार्थ के घनत्व पर निर्भर नहीं करता, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला है दोस्तों एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम की आवश्यकता होती है, यानी किस नियम की हम सहायता लेते हैं। एक विद्युत धारावाही चालक है और इससे हमें उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना है, तो भाई इसके लिए हमें दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम यानी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगाना पड़ेगा, तो ये वाला ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 25वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है, तो सोडियम पोटेशियम हो गया, तो यहाँ पर देखें तो भाई सोडियम तो है नहीं है, तो पोटेशियम है, तो पोटेशियम पर ही टिक कर दो। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। पोटेशियम धातु जो है जब ये ठंडे जल के साथ यानी के जो है ये H2O के साथ रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, यहाँ पर ये बहुत अच्छी रिएक्शन होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपका निकलेगा, KOH बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोटेशियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन है निम्नलिखित में से यानी डबल बॉन्ड वाला यौगिक कौन सा है, तो देखिएगा यहाँ पर जिसमें सिंगल बॉन्ड है उसको तो एकदम काट ही दो, वो तो कभी होगा नहीं, और एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n।
ठीक है, ये होता है। तो अब इसमें से मिलाओ कौन इस सूत्र को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर देखें तो C 2 है, तो n की जगह पर 2 रखेंगे तो H कितने आने चाहिए, 4 आने चाहिए, पर यहाँ तो H 2 ही है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो H 2 है, तो ये आपका गलत हो गया। यहाँ पर देखें भाई, C की जगह पर 2 रखेंगे, 2 है C, तो C की जगह पे 2, तो H यहाँ पर कितने आने चाहिए, 4, तो H यहाँ पर 4 है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये वाला भी गलत है, क्योंकि C की जगह पर 3 रखेंगे तो H हमारे 6 आने चाहिए, जबकि H यहाँ पर 4 ही है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है दोस्तों, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभव है। अब देखिए, जो बिलियन जो है वो लाल लिटमस को नीला कर रहा है, इसका मतलब बिलियन कैसा है, क्षारीय है। तो जो बिलियन क्षारीय होगा उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा और 14 से, यानी 7 से 14 तक होगा। तो यहाँ पर देखें तो 8 है, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, क्लोरीन के अणु में कौन सा आबंध पाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एकल सहसंयोजी आबंध इसमें पाया जाता है, ये बात याद रखना, एकल सहसंयोजी आबंध, ऑप्शन बी आपका सही है। 29वां सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आप सभी के सामने, जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। तो जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ होता है ब्लीचिंग पाउडर, या जिसको विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। अगला है, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उनको क्या कहा जाता है। इसको कहते हैं भाई उभय अपघटन, यानी जिस अभिक्रिया में आयन बदलेंगे और नया यौगिक बनेगा तो वो उभय अपघटन है। अगला है, पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है। तो जाइलम जल का वहन करता है और फ्लोएम जो है वो भोजन का वहन करता है। तो जाइलम का पूछा गया है, तो जल का वहन आपका सही हो जाएगा। अगला है, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन से पौधे का उपयोग किया। तो भैया मटर का उपयोग किया, तो ऑप्शन सी आपका सही है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, यानी इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, समजात अंगों का उदाहरण क्या है। तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, ये भी सही है। हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तारी, ये भी सही है। इनमें से सभी पर आप टिक कर देंगे। ठीक है भाई, आपका ये सभी एग्जाम्पल जो है समजात अंगों के हैं। अगला है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है। तो हाइड्रा और ईस्ट में मैं बताया था, तो ईस्ट यहाँ पर है, तो आप ऑप्शन बी पे सही कर देंगे। अगला है, प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने, तो डार्विन पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन बी पर, मेंडल नहीं है, ध्यान देना। अगला है, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं किसके लिए। केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए। तो इन तीनों के लिए परावर्तन के नियम सबके लिए सेम होते हैं, यानी इनमें से सभी आप सही करेंगे भाई। लेंस दर्पण कुछ भी हो, परावर्तन के नियम हमेशा दर्पण के लिए होते हैं और अपवर्तन के नियम लेंस के लिए होते हैं। ठीक है, तो परावर्तन के नियम दर्पण सभी दर्पणों के लिए होते हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। प्रतिबिंब हमें कैसा चाहिए, काल्पनिक चाहिए और आवर्धित भी चाहिए। तो इसको हम बना सकते हैं उत्तल लेंस द्वारा भी बना सकते हैं और अवतल दर्पण द्वारा भी बना सकते हैं, यानी ए और सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला है, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ क्या कहलाता है। तो जिस पदार्थ का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हाई होता है उसको विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर कहा जाता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला है, विद्युत शक्ति की इकाई होती है। तो भाई विद्युत शक्ति की इकाई जो होती है वो होता है वाट, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा होगी। ये एक न्यूमेरिकल है, चलिए इसको लगाते हैं। तो भाई सबसे पहले हमें धारा और ऊष्मा में संबंध का सूत्र चाहिए। तो ये सूत्र होता है H बराबर I² RT। ठीक है, ये सूत्र होता है। H जहाँ पर ऊष्मा है, I धारा है, R प्रतिरोध है और T आपका समय है। ठीक है, ये टी स्मॉल लिखिएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, धारा जो है उसको 3 गुना किया जा रहा है, तो आई को हम 3I लिख देते हैं। ठीक है भाई, तो आई को 3I लिख देते हैं स्क्वायर RT। ठीक है, अब देखिए H बराबर इसका वर्ग करेंगे तो 9I² RT। ठीक है, तो क्या आया हमको, H हमको यहाँ पर देखिएगा ऊष्मा जो है वो कितने गुना हो गई है, पहले I² RT थी, अब 9I² RT हो गई है, यानी 9 गुना हो गई है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखने में असमर्थ है।
तो उसके नेत्र में दोष होगा। कौन सा दोष होगा? ठीक है, तो दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। एक अवतल दर्पण है जो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब भी बना रहा है, उल्टा भी बना रहा है और अत्यधिक छोटा बना रहा है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी? तो पहला ऑप्शन है ध्रुव पर, तो ये तो सरासर गलत है। अगला है ध्रुव और फोकस एफ के बीच, ये भी गलत है क्योंकि इससे प्रतिबिंब पीछे चला जाएगा और बड़ा बनेगा। वक्रता केंद्र पर सेम साइज का बनेगा, तो ये भी गलत है। जबकि प्रतिबिंब हमारा छोटा बन रहा है तो वस्तु हमारी अनंत पर होगी। सही बात है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है किस अभिक्रिया का? कार्बन को हम वायु में जला रहे हैं भाई, क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है जिंक चूर्ण पर तनु H2SO4 की अधिकता से कौन सी गैस निकलती है? भाई Zn यानी जिंक है और H2SO4 की अधिकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बन जाएगा, यानी ZnSO4 और H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन है, जो जनरल टेम्परेचर पर भी ये द्रव की अवस्था में रहती है, तो ऑप्शन ए आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला है प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह कौन सा है? भाई कीटोनी समूह है, पढ़ते ही पता चलता है। तो कीटोनी समूह का प्रतीक क्या होता है? ये वाला। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कार्बन परमाणु की संयोजकता है, तो 4 है, सभी बच्चे जानते हैं। अगला प्रश्न है वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है? तो भाई हानिकारक पदार्थों का शरीर से निष्कासन जो है उत्सर्जन के द्वारा होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 50वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है? तो भाई देखो, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होती है, सही बात है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन भी होता है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में भी अपचयन होता है। ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में विखंडन ये नहीं होता, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। रही बात 50 MCQ और, क्योंकि मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है, तो 50 MCQ जो है दोस्तों उसको मैं पढ़ा दूंगा आपको। आज शाम को एक नई वीडियो आ जाएगी, उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। पिछले 5 सालों के पेपर से मैं छांट करके ये क्वेश्चन ढूंढ करके लाया हूँ जो लगातार आपके पेपर में आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस मेहनत को आप एक लाइक ज़रूर देंगे। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।